नमस्कार, हेल्थोपीडी के सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत। आज का हमारा विषय हमेशा की तरह बहुत काम का है। हार्ट अटैक हो जाए तो क्या करें? अक्सर सबके मन में ये सवाल आता है, लेकिन सही जानकारी आपको मिले आपके पास हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। आज सही जानकारी हमें देंगे डॉक्टर संदीप मिश्रा। सर बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। जी। डॉक्टर संदीप मिश्रा काफ़ी लंबे वक़्त तक एम्स के साथ जुड़े रहे हैं। फिलहाल निम्स यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर हैं, प्रेज़िडेंट भी हैं और सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट हैं, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं। आज के इस सेशन में वो बताएँगे कि अगर किसी को हार्ट अटैक हो जाता है, तो कैसे पहचानें? सही लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए? और आगे क्या सावधानियाँ बरतेंगे कि दोबारा इस तरह की दिक्कत ना हो? डॉक्टर साहब पहला सवाल, हार्ट अटैक किसी को हो जाए, कैसे पहचानें कि ये हार्ट अटैक का दर्द है, किसी और तरह की दिक्कत नहीं है? कई बार एसिडिटी को लेकर भी लोग कन्फ्यूज़ करते हैं। देखिए, बहुत अच्छा सवाल है और बहुत प्रैक्टिकल सवाल है। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हार्ट अटैक का जो तकलीफ़ है, जो सिम्पटम है, वो बाकी से थोड़ा-सा फ़र्क हो सकता है। कैसे फ़र्क होता है कि जो हार्ट अटैक का जो पेन है, वो एक्चुअली पेन नहीं होता, बल्कि एक तरह की हेवीनेस होती है या जकड़न होती है, जिसको कि हम हिंदी में कह सकते हैं कि हार्ट पे कुछ चीज़ प्रेस कर रही है। इस तरह का कोई दबा रहा है हार्ट को, जैसे पकड़ के, या छाती में कुछ पत्थर रख दिया है फॉर एग्ज़ाम्पल। इस तरह की जो फीलिंग है, ये होती है। पेन जो है, टिपिकल पेन है कि दर्द हो रहा है, या कि जैसे कि कुछ लोग कहते हैं आके कि हमको ऐसा लग रहा है कि पेंसिल चुभ रही है या कोई चाकू घोंप रहा है, या इस तरह का पेन, वो नहीं होता। ये जानना बहुत ज़रूरी है। ये एक तरह का विसरल पेन होता है। विसरल का मतलब कि जो पेन नहीं होता, एक तरह की हेवीनेस, कॉन्स्ट्रिक्शन, या जिसको कि हम सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं कि पत्थर छाती पे रख दिया है किसी ने, ऐसी जी, जी। फीलिंग और ये जकड़न होती है। हम कह सकते हैं। जी। जकड़न कह सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, कि आपको इसके साथ में आपको एक ऐसी फीलिंग हो सकती है कि प्रॉपर सांस नहीं आ रहा, कि मैं सांस लेने की कोशिश तो कर रहा हूं लेकिन मेरे को पूरा सांस नहीं आ पा रहा। ये जो फीलिंग है, अब इसको कुछ लोग कहते हैं कि सांस फूलने लग रहा है या सांस वो हो रहा है, वो नहीं है। ज्यादा ये है कि जो पर्सन है उसको ये फीलिंग होगी कि मेरे को पूरा सांस नहीं आ पा रहा। तो ये जो तरह की फीलिंग है, जिसको कि हम कह सकते हैं कि सांस की घुटन, ये हुँ। अगर इस हेवीनेस के साथ में हो, घुटन सांस की, तो ये नंबर 2 सिम्टम है। नंबर 3 है पसीना आना। तो किसी को अगर 3 में से 2 सिम्टम भी हैं, तो हम ये मानेंगे कि ये हार्ट अटैक हो सकता है। 3 में से 2 मतलब हैवीनेस, साथ में घुटन सांस की, और साथ में पसीना आना। तो हो सकता है किसी को हैवीनेस ना हो, लेकिन सिर्फ घुटन हो और पसीना आ रहा हो, तो भी हम सस्पेक्ट कर सकते हैं कि ये हार्ट से जो है अटैक का सिम्टम हो सकता है। और जो हैवीनेस है, वो भी छाती के बीचों बीच हो सकती है, या फिर लेफ्ट साइड में हो सकती है, या हैवीनेस कंधे में हो सकती है, या गर्दन में हो सकती है, या जॉ में हो सकती है, या लेफ्ट हाथ पे जा सकती है। तो ये सारी जगह पे अगर आपको हैवीनेस हो रही है, और तो ये एक सिम्टम हो सकता है। इसके साथ में अगर घुटन भी हो रही है और साथ में पसीना भी आ रहा है, तो ये मान के चलिए कि ये हार्ट अटैक का, इनमें से 3 में से किसी भी 2 चीज भी अगर हो जाए, तो हार्ट अटैक का ये सिम्टम हो सकता है, नंबर 1। जी। लेकिन जो डायग्नोसिस है, वो सिर्फ सिम्टम पे नहीं होती। ज्यादा जरूरी होता है कि अगर आपको ईसीजी भी करना जरूरी है। तो कोई भी सिम्टम जो है वो इनफ नहीं है डायग्नोसिस करने के लिए, उसके साथ में आपको ईसीजी देखना पड़ता है। और ईसीजी पे एक टिपिकल पैटर्न होता है हार्ट अटैक का। अब इस लेवल पे तो कहना मुश्किल है कि वो पैटर्न क्या है, लेकिन कोई समझदार डॉक्टर अगर वो ईसीजी देखता है, तो वो इमीडिएटली उस पैटर्न को पिक कर सकता है और वो कंफर्म कर सकता है कि हाँ, हार्ट अटैक हो सकता है। और तीसरी चीज होती है जो आजकल नई आई है, जिसको कि हम कहते हैं कि बायोमार्कर्स, कि कुछ ब्लड टेस्ट हैं जिनसे कि पता लग सकता है कि हार्ट अटैक हो रहा है। जैसे कि एक कॉमन टेस्ट यूज करते हैं, ट्रोपटी, ट्रोपोनिन टी, या ट्रोपोनिन आई। ये कॉमन टेस्ट है, ब्लड टेस्ट है। और एक एक आप स्ट्रिप पे डाल के देख लेते हैं। जैसे कि कोविड के टाइम में आपने देखा कि लोग टेस्ट करते थे स्ट्रिप पे डालकर, और देख लेते थे कि कोविड है कि नहीं। वैसे ही ये टेस्ट है, जिसको कि स्ट्रिप पे डाल के, या ब्लड टेस्ट भी करके देख सकते हैं, लेकिन स्ट्रिप पे डाल वाले स्ट्रिप टेस्ट भी अवेलेबल है, जिसपे आप डाल के ये देख सकते हैं कि हार्ट अटैक है। तो 3 में से अगर 2 है टिपिकल सिम्टम,
टिपिकल सिम्टम कब कहेंगे, वो 3 में से 2 हो तो हम कहेंगे टिपिकल सिम्टम। नंबर 1 टिपिकल ईसीजी, जैसा मैंने बताया वो तो खैर इसके लिए डॉक्टर की जरूरत है, और टिपिकल आपका बायोमार्कर एलिवेशन हो। तो 3 में से अगर 2 चीज प्रेजेंट हो तो आप कह सकते हैं कि हार्ट अटैक हो रहा है। जी। और आप, अच्छी बात ये है कि आपने ना सिर्फ़ सिम्पटम्स बताए हैं और बहुत ही क्लियरली बताए हैं, शायद जो कन्फ्यूज़न किसी के मन में होता है वो अब नहीं रहेगा इस सेशन को सुनने के बाद। अब कोई साथ जैसे ही कहे एसिडिटी हो रही है, जी जी, एसिडिटी हो रही है, कोई कहेगा और भी चीजें हो सकती है हार्ट अटैक के साथ एसोसिएटेड, जैसे एसिडिटी हो सकती है, चक्कर आ सकता है, लाइट हेडेडनेस हो सकता है, गिडीनेस हो सकती है, और तरह के सिम्टम, पेट में भी दर्द हो सकता है, और तरह के सिम्टम्स हो सकते हैं, लेकिन वो टिपिकल नहीं है। वो सिम्टम जी, में सस्पेशन हो सकता है हार्ट अटैक का, लेकिन उससे कंफर्मेशन नहीं होगा कि हार्ट अटैक हो गया है। जैसे एसिडिटी भी अगर हो रही है और साथ में आपको घुटन भी हो रही है सांस में, और साथ में आपको पसीना भी आ रहा है, तो वो 2 सिम्टम जो है उसके बाद में एसिडिटी भी हार्ट अटैक की वजह से हो सकती है, लेकिन वो टिपिकल नहीं है। टिपिकल जो मैंने आपको सिम्टम बताया वो है टिपिकल, इसमें सस्पेशन हो सकता है लेकिन प्रूव नहीं है। डॉक्टर साहब आपने भी बताया कि कुछ लक्षण हैं, जिसमें से कि कुछ तो हैं जो कि जिनसे कि थोड़ा आइडिया हो सकता है कि हार्ट अटैक वाले लक्षण हैं, खासकर जो 3 मेजर लक्षण की बात आपने की। अगर ऐसी कोई लक्षण किसी में नज़र आते हैं या मिक्स नज़र आते हैं, जो एसिडिटी के भी हो सकते हैं, दूसरे किसी और मिक्स पेन भी हो या दर्द सकता है। के भी हो सकते हैं, तब उस मोमेंट पर क्या करना चाहिए? क्या कोई मेडिसिन लेनी चाहिए, एंटासिड लेना चाहिए या फिर डिस्प्रिन चबाना चाहिए? क्या क्या सही तरीका है? हाँ, ये बहुत अच्छा आपका सवाल बहुत जेन्यून है, और जो बेस्ट तरीका यही है कि आपको क्या करना चाहिए, एक अगर फुल गोली लें डिस्प्रिन की जो कि 325 की होती है, उसको तोड़ लें, आधी गोली जो है जबान के नीचे रख लें और आधी गोली चबा के खा लें। तो आधी च्यू कर लें और आधी सबलिंगुअल रख लें। तो ये एक जो है काम शॉर्ट शॉर्ट एक तरह का फर्स्ट एड है। बाद में अगर नहीं भी निकलता हार्ट अटैक तो भी कोई इससे प्रॉब्लम नहीं होगी। जी, तो ये हमको जो ये देखना है। आपने जो बताया, जी, सॉरी मैं बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ, कि इसको आधी गोली को चबाना है और आधी गोली को आपकी टंग के नीचे रखना है। इसकी क्या क्या वजह है? इसके लॉजिक क्या है इसके पीछे? क्योंकि जो ये देखिए, एक तो ये आप गोली खा जाएंगे, वो क्या करेगी, पेट में जाएगी, पेट से एब्जॉर्ब होगी, ब्लड में जाएगी, उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। तो लेकिन फिर भी वो प्रोसेस शुरू हो जाएगा। जो सबलिंगुअल रखने से क्या होगा कि वो जो सलेवा से होकर और वो एब्जॉर्ब होके ब्लड में डायरेक्ट चली जाएगी। तो आपको जो है एक एक ग्रेजुएटेड और एक कंट्रोल्ड वे में ड्रग बॉडी में डिलीवर हो जाएगी। तो ये है पर्पस इसका, हाफ क्योंकि आमतौर सबलिंगुअल पे लेना और सुनने हाफ। को मिलता था कि गोली को पानी में घोल लें और पिला दें। तो ये बहुत अच्छा आपने बताया कि सही उसमें तरीका टाइम लगेगा ना। इसमें क्या है, देखिए जो हार्ट अटैक के साथ में विशेष बात है कि बाकी चीजों के कंपैरिजन में क्या होता है कि इसको हम कहते हैं कि टाइम इज मसल। हार्ट एक मसल है, आप जानते हैं, पंप है, पंप का काम करती है, तो मसल है जो पंप करती है। तो क्या होता है जब हार्ट अटैक होता है, तो जो हार्ट अटैक होता है उसमें जो होता है कि जो नस होती है हार्ट की, वो 100% ब्लॉक हो जाती है। तो 100% ब्लॉक होने का मतलब ये है कि अगर जैसे आप खेत में अगर पानी बंद कर दें 100%, तो खेत सूखने लगेगा। ऐसे ही हार्ट की अगर आपने ब्लड सप्लाई एकदम बंद कर दी तो हार्ट का कुछ पार्ट डेड होने लगेगा। तो जितना टाइम आपको लगेगा वो हार्ट की नस को खोलने में, उतना ही हार्ट का मसल डेड हो जाएगी। इसलिए हम बिल्कुल कहते अगला हैं सवाल टाइम इज मसल। टाइम इज डॉक्टर मसल, साहब अगला जितनी जल्दी अगला आप सवाल एक्ट करेंगे। जी, जी, बिल्कुल अगला सवाल मेरा इसी से जुड़ा हुआ है कि कितने वक़्त में इलाज मिल जाए तो बेहतर है? तो ऐसे तो आपने बताया कि एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल, लेकिन फिर भी माना जी, जाता है कि इतने वक़्त तक जाएँगे तो कितना डैमेज होने के जी, चांसेस कम जी, हो जाएँगे। जी, 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 जी। ये जैसा मैंने आपको बताया बहुत अच्छा सवाल है। इसमें हमको ये समझना पड़ेगा कि अगर हम हार्ट की नस को कंप्लीट ब्लॉक करके रखें तो वो कितनी देर में डेड हो जाएगी। तो जब हम बंद करते हैं नस को तो करीब आधा घंटे के बाद से मसल डेड होनी शुरू हो जाती है। अगर आधे घंटे से पहले ही आप नस खोल दें किसी भी तरह से, तो जो डेड हो सकता है, कुछ भी ना डेड हो, 100% आप रिकवर कर लें। लेकिन अगर आप आधे घंटे से लेकर, और अगर आप टाइम बढ़ता जा रहा है, तो कुछ कुछ मसल डेड होती जाएगी। आप ये मानिए कि 6 घंटे के अंदर अंदर काफी कुछ हार्ट जो है वो डैमेज हो जाएगा, जो पार्ट की नस ब्लॉक होगी। और 12 घंटे के बाद तो शायद जितना डैमेज होना है हो जाएगा, उसके बाद फिर कोई फायदा नहीं है कुछ भी करने का। तो आपको जो कुछ करना है वो कोशिश करनी है कि विद इन 1 आवर कर लें, जिसको हम कहते हैं गोल्डन आवर।
क्योंकि अगर आप गोल्डन आवर में अगर आपने नस खोल ली तो हो सकता है आपकी 100% रिकवरी हो जाए, क्योंकि जो मैंने बताया 30 मिनट तक तो कोई भी मसल डेड नहीं होगी, 30 मिनट के बाद ही डेड होनी शुरू होगी। तो अगर आपने मान लीजिए ब्रॉडली अगर 1 घंटे के अंदर आपने खोल लिया गोल्डन आवर के अंदर, तो आपकी पूरी की पूरी रिकवरी हो सकती है, 100% रिकवरी हो सकती है हार्ट अटैक से। लेकिन अगर आपने 1 घंटे से ज्यादा लेके मान लीजिए 6 घंटे के बीच में खोला, तो कुछ पार्ट डेड होगा, कुछ पार्ट बच जाएगा। 6 घंटे के बाद जो है मेजोरिटी डैमेज हो चुका होगा, लेकिन फिर भी 100% डैमेज नहीं होगा। 100% डैमेज 12 घंटे के बाद होगा, तो हम उसको कहते हैं विंडो पीरियड। तो जो भी हमारा ट्रीटमेंट होता है हार्ट अटैक में, वो मसल को सेव करने के लिए विद इन 12 आवर्स होना आवश्यक है, क्योंकि वो विंडो पीरियड है। 12 आवर्स के बाद में जो है बेनिफिट बहुत कम रह जाता है। जैसे कि आपने खुद ही जो मेरा सवाल अगला मेरे मन में आ रहा था, वो आपने खुद ही इस बारे में बताना शुरू किया कि किस तरीके से जो इलाज है। तो अब मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे दर्शकों को बताएँ कि इलाज क्या है? सही इलाज क्या है हार्ट अटैक की कंडीशन में? देखिए, सबसे पहली जो एक इम्पॉर्टेंट चीज है, मैं आपको बताऊं कि जब कोई दवाई अवेलेबल नहीं थी, लोगों को हार्ट अटैक के दवाई के बारे में नहीं पता था, तो ये था कि हार्ट अटैक होते ही 10% लोगों की डेथ हो जाती थी, 10% मोर्टेलिटी हो जाती थी हार्ट अटैक होते ही। जैसे ही नस ब्लॉक होती थी 10% लोग मर जाते थे। 10% लोग मरते थे एडमिट होने में हॉस्पिटल के अंदर, और 10% लोग मरते थे विद इन 1 ईयर। तो 30% लोगों की जो थी, 1/3 लोग हार्ट अटैक से मर जाते थे। अगर छोटा हार्ट अटैक होता था तो थोड़े कम होते थे, बड़ा हार्ट अटैक होता तो 50% या ज्यादा लोग मर जाते थे। तो जब एस्पिरिन डिस्कवर हुई, जिसको कि मैं आपसे बता रहा था कि डिस्प्रिन या एस्पिरिन जब डिस्कवर हुई, तो ये जो 30% थी वो एकदम कम हो गई, 15% रह गई। तो आधी लाइफ जो सेविंग हो गई वो सिर्फ डिस्प्रिन देने से हो गई। मात्र वो डिस्प्रिन की गोली अगर आपने, जैसे मैंने बताया, आधी चू कर ली, आधी सबलिंगुअल ले ली, तो आपकी आधी ही रह जाएगी डेथ रेट। नंबर 1। नंबर 2, फिर क्या हुआ कि एक दवाई आई जिसको कि हम कहते थे थ्रोम्बोलिसिस, जिसमें कि क्या करते थे कि जो क्लॉट डिसॉल्विंग मेडिसिन थी, जिसको कि हम इंजेक्ट करते थे, जैसे ही हार्ट अटैक होता था वो क्लॉट डिसॉल्विंग मेडिसिन दे दी जाती थी। उससे क्या होता था कि हार्ट की जो नस थी उसका क्लॉट डिसॉल्व हो जाता था, और वो करीब आप ये मानिए कि 50% केस में क्लॉट डिसॉल्व कर लेती थी। तो जब क्लॉट अगर डिसॉल्व हो जाता था, तो जो वो मैंने बताया था 30% की सिर्फ एस्पिरिन से 15% रह गई थी मोर्टेलिटी, वो क्लॉट डिसॉल्विंग ड्रग जब आ गई तो वो करीब 7-8% रह गई डेथ रेट। तो 30% से कम हो गया, 8% रह गई डेथ रेट। लेकिन जो क्लॉट डिसॉल्विंग ड्रग है वो सिर्फ 50% केस में ही क्लॉट डिसॉल्व कर पाती है, 50% केस में नहीं कर पाती। तो इसीलिए एक चीज आई एंजियोप्लास्टी, जो कि 95 to 99% केस में वो नस खोल देती थी। तो जब एंजियोप्लास्टी सामने आ गई हार्ट अटैक के लिए, तो ये जो डेथ रेट 7% थी, ये कम रह गया, 4% ही रह गई, क्योंकि सारी की सारी नसें खुलने लग गई। तो अब आप समझ सकती हैं कि क्या इंपॉर्टेंस है इन सब ट्रीटमेंट्स की। तो इसलिए जो आज की डेट में बेस्ट ट्रीटमेंट है वो एंजियोप्लास्टी है, प्राइमरी एंजियोप्लास्टी है हार्ट अटैक के केस में, क्योंकि आप 100% नस को खोल सकते हैं इस तरीके से। लेकिन अगर किसी जगह पे एंजियोप्लास्टी अवेलेबल ना हो, या अगर आपको लगता है कि घंटे, 1.5-2 घंटे लग जाएंगे एंजियोप्लास्टी वाले सेंटर में जाने के लिए, तो जैसा मैंने बताया डेड होने लग जाएंगी मसल। अगर आप आधे घंटे से ज्यादा निकाल देंगे, 1 घंटे से ज्यादा निकाल देंगे, तो मसल डेड होने लगेगी। तो अगर आप एंजियोप्लास्टी का वेट करेंगे कि 1.5-2 घंटे बाद एंजियोप्लास्टी कराएं, तो डेड होने लग जाएगी मसल। तो उस केस में बेटर ये रहता है कि अगर दूर है कैथ लैब जहां पे कि आपकी एंजियोप्लास्टी हो सकती है, 2 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा ज्यादा लग सकता है, तो फिर बेटर है कि ये खून पतला करने वाली थ्रोम्बोलिसिस या क्लॉट डिसॉल्व करने वाली दवाई दे दी जाए। तो ये है सिचुएशन। इसके लिए तो फिर किसी मेडिकल एक्सपर्ट की ओपिनियन लेनी होगी, क्योंकि डिस्प्रिन या बिल्कुल एस्पिरिन मैम। तो आप खुद ले सकते हैं। जी। नहीं, डिस्प्रिन तो कोई भी ले सकता है, उसमें तो कोई ऐसी खास बात नहीं है। किसी को जी। अगर ब्लीडिंग नहीं है या एसिडिटी बहुत ज्यादा नहीं है तो कोई भी ले सकता है। डिस्प्रिन तो लोग हेडेक के लिए ले लेते हैं, तो वो तो कोई भी आदमी ले सकता है। वो तो मैं बिल्कुल, इसलिए मैंने बताया, वो तो फर्स्ट एड है, वो तो जिसको हो रहा है वो खुद भी ले सकता है। लेकिन बिल्कुल। आगे कुछ करना है, क्लॉट डिसॉल्विंग आपको दवाई देनी है, तो आपको फिर एक एटलीस्ट जो है डॉक्टर की जरूरत है। कोई एमबीबीएस डॉक्टर दे सकता है क्लॉट डिसॉल्विंग ड्रग, या ऑफकोर्स मेडिसिन, एमडी मेडिसिन हो तो दे सकता है। लेकिन अगर एंजियोप्लास्टी की जरूरत है, तो उसमें तो फिर आपको कार्डियोलॉजिस्ट, जो डीएम बिल्कुल। कार्डियोलॉजिस्ट है, वो ही कर सकता है। तो ये डिपेंडिंग ऑन कि क्या आपका ट्रीटमेंट आप करा रहे हो, उस हिसाब से डॉक्टर को आपको राय लेनी बहुत जरूरी है। जी। सर, हार्ट अटैक से जुड़ा एक और अहम सवाल है, और वो ये है कि अगर जैसा आपने बताया कि जितनी भी प्रोसेस आपने बताया कि स्टेंट भी किसी वजह से एंजियोप्लास्टी भी काम नहीं कर रहा है,
ओपन हार्ट सर्जरी कई बार होती है, वो जो सर्जरी की हम लोग बात करते हैं, वो किस कंडीशन में, किस स्थिति में की जाती है? देखिए, हार्ट अटैक में ओपन हार्ट सर्जरी तो बहुत रेयर है और मैं ये कहूँगा कि 1% से भी कम है। और उसका रीज़न है कि ओपन हार्ट सर्जरी बहुत इन्वेसिव सर्जरी है। आपको हार्ट को पहले रोकना है, मतलब काट के हार्ट के अप्रोच करना है, फिर हार्ट को पूरा रोकना है, फिर उस पे बाईपास ग्राफ्ट लगाना है, फिर हार्ट को रीस्टार्ट करना है। तो हार्ट अटैक में वैसे ही आदमी की हालत खराब होती है। तो अगर उस समय पे अगर आप बाईपास सर्जरी करें तो उसमें रिस्क बहुत बढ़ जाता है। दूसरी चीज ये भी है कि जो आप एक घाव है वो हील नहीं होता, अगर आप उसमें आपने स्टिच लगाया तो वो स्टिच कटने का भी रिस्क होता है। तो नॉर्मली जो भी सर्जन है वो चाहता है कि 6 हफ्ते वेट करे आफ्टर हार्ट अटैक बिफोर डूइंग सर्जरी। तो इमीडिएट सर्जरी जो है वो तो सिर्फ जी, लाइफ सेविंग केस में होती है कि मान लीजिए स्टेंट करा और वो नहीं कर पाया, जो कि बिल्कुल। रेयर है। जैसे मैंने बताया 1% से भी कम चांस है बाईपास सर्जरी की। बहुत जगह पे तो होती ही नहीं है बाईपास सर्जरी हार्ट अटैक के लिए। बाकी जगहों पे यूज होती है, एंजाइना के लिए सर्जरी यूजफुल है सेलेक्टेड केसेस में, लेकिन हार्ट अटैक में जो सर्जरी का जो रोल है वो बहुत ज्यादा कम है। हार्ट अटैक में तो स्टेंटिंग ही कामयाब है। सर एक और सवाल है, बहुत अहम सवाल है, एक बार हार्ट अटैक किसी को हो गया, दोबारा ना हो, तीसरी बार ना हो, इसके लिए क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए? लाइफ़स्टाइल चेंज की बात हम लोग करते हैं, उसके अलावा और क्या चीज़ें हो सकती हैं? देखिए, मैं इसमें ना आपको एक एनालॉजी दूंगा कि आप एक ऐसे जने के साथ आई हैं जिसका कि ट्यूब पंचर हो गई है, ठीक है ना। कोई लोग पंचर के साथ अपनी गाड़ी लेकर आते हैं कि हमारे तो ये जो जी है पंचर हो गया, ठीक है ना। तो उसका इलाज क्या है? उसका या तो ये है कि आप उसको पंचर पे एक चिपका दो, या फिर आप ट्यूब बदल दो। अगर बहुत सारे पंचर हैं, 4-5 पंचर हैं, तो आप ट्यूब बदल दो। या तो आप बिल पंचर मेंड कर दो, लगा दो पंचर में वो एक चीपी लगा दो। या फिर अगर ज्यादा पंचर है तो फिर ट्यूब ही बदल डालो। तो वही चीज आप समझ लीजिए कि एंजियोप्लास्टी है। अगर आपको एक चेपी लगाना एंजियोप्लास्टी है और पूरी ट्यूब बदलना बाईपास सर्जरी है। तो अगर एक आध पंचर हो, 2 पंचर हो, 3 पंचर हो तो आप वो लगा देते हो। लेकिन अगर जगह जगह पंचर है तो फिर आप सोचते हो कि अब ये तो कोई फायदा नहीं है, इसमें तो ट्यूब भी बदलनी पड़ेगी। तो ये तो एक चीज हो गई। अब आपने मान लीजिए कि आपने एक जने को पंचर सुधार दिया, एक आदमी एक जना आया आपके साथ कि भाई मेरी टायर पंचर है, आपने पंचर सुधार दिया, ठीक है। अब उससे यह पूछना कि फिर पंचर होगा कि नहीं, तो उसके लिए जरूरी क्या है? दो चीजें जरूरी हैं कि एक तो वो अपनी हवा भरा के चलाता रहे। अगर फिर से उसकी ट्यूब में हवा कम हो जाएगी तो फिर पंचर हो जाएगा। और बिल्कुल। दूसरी चीज है कि उबड़ खाबड़ रास्ते पे ना चलाए। अगर कटीला उबड़ खाबड़ रास्ते पे चलाएगा तो फिर से पंचर हो जाएगा। तो अगर ये दोनों प्रिकॉशन उसने नहीं लिए, पहले भी पंचर क्यों हुआ कि उसने या तो हवा नहीं भरवाई थी अपनी ट्यूब में और उबड़ खबड़ रास्ते में ले गया होगा, तो वो कोई पिन चुप गई, सुई चुप गई, कुछ चुप गई तो वो पंचर हो गया। दो ही चीज है, या तो हवा नहीं थी या फिर वो उबड़ खबड़ रास्ते पे जहाँ पे कटीले पदार्थ पड़े हुए थे जिस वजह से पंचर हो गया। यही चीज हार्ट में है कि आपने एक बार एंजियोप्लास्टी करा ली, इसका यह मतलब नहीं है कि आप फिर से ब्लॉकेज नहीं हो सकता। आपने एक बार पंचर सुधरवा लिया इसका ये मतलब नहीं है कि फिर से पंचर नहीं हो सकता। वैसे अगर आपने एक बार एंजियोप्लास्टी करा ली इसका ये मतलब नहीं है फिर नहीं हो सकती। अगर आप हवा नहीं भरेंगे प्रॉपर, ठीक है, तो फिर पंचर हो सकता है। तो अगर आप दवाइयां नहीं खाएंगे तो फिर से हार्ट अटैक हो सकता है। तो इसलिए एंजियोप्लास्टी करने के बाद दवाइयां प्रिस्क्राइब होंगी। अगर वो आप दवाइयां नहीं लेंगे, वो ऐसा ही है कि आपने हवा नहीं भराई और चला लिया, तो फिर से पंचर हो जाएगा, फिर से एंजियोप्लास्टी की जरूरत पड़ जाएगी। और दूसरी चीज ये है कि अगर आपने उबड़ खाबड़ रास्ते पे चलाया तो फिर से पंचर हो सकता है। तो अगर आपने अपनी लाइफस्टाइल मैनेज नहीं करी, अगर आपने वो रिस्क फैक्टर्स खत्म नहीं करे जिससे पहली बार पंचर हुआ था, आपने अपनी ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं करा, आपने शुगर कंट्रोल नहीं करी, आपने कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल नहीं करा, आपने मोटापा कंट्रोल नहीं करा, आपने स्मोकिंग बंद नहीं करी, आपने अपने स्ट्रेस को कंट्रोल नहीं करा, तो फिर से एंजियोप्लास्टी की जरूरत पड़ सकती है, फिर से पंचर हो सकता है। तो वो जो ट्यूब वाली एनोलॉगी है वो बिल्कुल हार्ट में फिट है। लोग आके पूछते हैं कि हमने तो एंजियोप्लास्टी करा दी थी फिर कैसे हो गया, तो हमने नहीं, तो पंचर सवाल सुधरवा लिया था, अब फिर कैसे पंचर हो गया? क्योंकि आपने हवा नहीं भरवाई और आपने सही रास्ते पे नहीं चलाया। वही बात हार्ट का है कि अगर आपने एंजियोप्लास्टी करा ली और उसके बाद दवा नहीं खाई तो फिर से हो सकता है। और आपने लाइफस्टाइल नहीं मैनेज करी, उबड़ खबड़ रास्ते पे चलाया तो फिर से हो सकता है। वही वाली बात है। कोई मैसेज आपका हमारे दर्शकों के लिए?
देखिए, हार्ट अटैक में क्या है कि मैं आपको ये मैसेज देना चाहूंगा कि अगर आपको कभी किसी को ऐसी सिम्टम आते हैं तो टिपिकल तो मैंने आपको बताया है, लेकिन एटिपिकल भी हो सकते हैं जिसमें कि आपको एक्सपर्ट की जरूरत पड़ेगी और ईसीजी की जरूरत पड़ेगी। तो अगर आपको कभी ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो आपको लगता है कि कुछ एबनॉर्मल है, नॉर्मल से ज्यादा है, मान लो आपको लगता है बहुत ज्यादा एसिडिटी हो रही है, एकदम से घुटन सी हो रही है, पसीना आ रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या है, ऐसे में ईसीजी कराना जरूरी है और वो ईसीजी एक एक्सपर्ट को दिखाना जरूरी है। क्योंकि अगर कभी कभार ऐसा होता है कि सिम्टम टिपिकल नहीं होते, तो जैसे मैंने बताया जरूरी नहीं है सिम्टम टिपिकल, ईसीजी और बायोमार्कर से भी कई बार पता लगता है हार्ट अटैक के बारे में। तो ऐसी सिचुएशन में जब टिपिकल सिम्टम नहीं है तो फिर आपको जरूरी है कि ईसीजी कराकर एक एक्सपर्ट की ओपिनियन ले। और लेना इसलिए जरूरी है कि अगर आप डिले करेंगे तो आपको अगर अटैक है तो आपकी हार्ट की मसल किल होती चली जाएगी, क्योंकि टाइम इज मसल। हमेशा याद रखिए, टाइम इज मसल। अगर आपको अपने हार्ट को बचाना है तो आपको क्विकली एक्ट करना है, आपको भी, आपके डॉक्टर को भी, और जो कार्डियोलॉजिस्ट है उसको भी क्विकली एक्ट करना पड़ेगा। हम एक विंड वो बोलते हैं कि डोर टू बलून टाइम, कि कार्डियोलॉजिस्ट के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जैसे ये पेशेंट आपके पास आया, आपके दरवाजे पे आया, उसकी डायग्नोसिस हो गई, उसके बाद कितनी जल्दी आपने उसकी एंजियोप्लास्टी कर दी। डोर टू बलून टाइम, वो कार्डियोलॉजिस्ट जो केपेबल कार्डियोलॉजिस्ट होता है उसका ये डोर टू बलून टाइम छोटा होता है, कि वो जी। देखते ही फटाक से ले जाके लैब में खोल देता है नस, क्योंकि टाइम इज मसल। तो मेरा मैसेज बहुत है, टाइम इज मसल। बहुत ही क्रिस्प और बहुत ही अच्छा मैसेज आपने दिया है कि अगर हार्ट अटैक जैसी सिचुएशन लगती है, तो आप बनिस्बत कि घर में बैठ के इंतज़ार करें, डॉक्टर के पास जाएँ, दिखाएँ। उस मोमेंट पे लगता है तो आप मेडिसिन ले सकते हैं, खुद से भी ले सकते हैं और उसके बाद आप आगे जाकर के अपना पूरा इलाज कराएँ और इलाज कराने के बाद भी आप अपनी सेहत को दुरुस्त रखें, लाइफ़स्टाइल को बदलें। डॉक्टर मिश्रा, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। बहुत अच्छी जानकारी आपने हमारे दर्शकों के साथ शेयर की। एक बार फिर से आपका तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू।